Here's the question asked by Ritika from the gravitation chapter और क्वेश्चन पहले रीड करते हैं. Calculate the force of gravitation between the two objects of masses 50 kilogram and 120 kilogram respectively kept at a distance of 10 meter from one another और gravitational constant capital G की जो वैल्यू है that is 6.7 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. वैसे तो 6.67 होती है, लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए क्वेश्चन में अगर 6.7 लिखा हुआ है तो वही वैल्यू ली जाएगी. चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. एक मिनट. एक मास है 50 किलोग्राम और दूसरा मास है 120 किलोग्राम और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 10 मीटर. एक बढ़िया सा डायग्राम बना लिया. ठीक है. एक्शन रिएक्शन की वजह से जो फोर्स है वो दोनों में सेम लगेगा. अगर F फोर्स इसमें लग रहा है तो F फोर्स इसमें भी लगेगा और F की हमें वैल्यू बतानी है. देखें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक बार रिमाइंड कर लेते हैं. क्या है? अगर दो मासेस फिगर दिख रहा होगा m1 और m2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है दैट इज कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. कैपिटल G दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए क्वेश्चन में अगर 6.7 लिखा है तो ले सकते हैं. ठीक है ना. तो वापस क्वेश्चन में आते हैं. वैल्यूज लिख ली. पहला मास m1 50 किलोग्राम है, दूसरा 120 किलोग्राम है, तो इसका साइज भी थोड़ा बड़ा बनाए. ठीक है. और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर होती है, सेंटर से सेंटर के बीच में डिस्टेंस, तो उसी के नीचे डंडी बनाए दैट इज 10 मीटर. फॉर्मूला लिखा F इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर. वैल्यू रखते हैं कैपिटल G दैट इज 6.7 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 11, m1 और m2 दैट इज 50 और 120 और बीच की जो डिस्टेंस r है दैट इज 10 मीटर अपॉन में 10 का स्क्वायर. अब जरा कैलकुलेशन पे ध्यान दें. इसमें एक्सपोनेंट वगैरह आते हैं तो पूरा कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि ये कैलकुलेशन कितने अच्छे से हैंडल की है. बहुत से लोग 10 की पावर्स वगैरह देख के ही नर्वस हो जाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं क्वेश्चन. देखें स्टेप बाय स्टेप. क्वेश्चन से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एक्सपोनेंट वाली कैलकुलेशन. 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11, यहां 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100 और ये 50 का एक जीरो दो जीरो ऊपर से कटे और दो जीरो नीचे से 12 5 जा 60. तो ये बना 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू 60 को इधर लिख लिया. क्या 60 को हम लोग 6 इंटू 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल. और ये 10 इधर 10 की पावर माइनस 11 में मिल जाएगा और एक्सपोनेंट का इसमें रूल लगेगा. ये जो कैलकुलेशन है इस सर्कल के अंदर इसको हमने अलग किया है. जरा इधर देखें. 10 इंटू 10 की पावर माइनस 11, 10 को लिख सकते हैं 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 11. अब यहां पर रूल लगा. मैथ्स में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में एक्सपोनेंट में पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n दैट इज a रेज टू दी पावर m प्लस n. तो यहां 1 और माइनस 11 ऐड हो जाएंगे. तो 1 और माइनस 11 हुआ माइनस 10. तो ये आता है 10 रेज टू दी पावर माइनस 10. तो यहाँ पर इसकी जगह पर 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 लिख लेते हैं और 6.7 इंटू 6 हुआ 40.2. अब आंसर तो आ चुका है लेकिन इसको भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. और स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि जो नंबर वाला पार्ट होता है उसमें एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाया जाता है. दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म. ऐसे लिख देंगे तब भी सही है लेकिन मार्क्स थोड़े कट सकते हैं.
तो देखें 40.2 लिखा है, क्या 40.2 को हम लोग 4.02 इंटू 10 नहीं लिख सकते? यस, उल्टी तरफ से देखो 10 मल्टीप्लाई होगा तो यही डेसिमल इधर खसक जाएगा और यही 40.2 आ जाएगा। क्लियर? ये 10 अगेन इधर 10 रेज टू दी पावर माइनस 10 से मिलेगा और फिर वही कैलकुलेशन देखे 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 10, 10 को लिखा 10 की पावर 1 और अगेन यहाँ a की पावर m इंटू a की पावर n का फॉर्मूला लगता है, तो दैट इज a रेज टू दी पावर m प्लस n, तो 1 माइनस 10 यानी ये आया फाइनली 10 की पावर माइनस 9। तो भाई इन दोनों मासेस के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स कितना हुआ? दैट इज 4.02 इंटू 10 रेज टू दी पावर माइनस 9 न्यूटन, कैपिटल N लिख देते हैं। ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये बहुत बहुत वीक फोर्स है। चलें लगे हाथ जो है एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि जब हर चीज में जिसमें मास होता है आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो कोई दो पत्थर अगर ग्राउंड पे पड़े हुए हैं तो आपस में एक दूसरे की तरफ भाग के चिपक क्यों नहीं जाते हैं? अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो आंसर है ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी वीक फोर्स। यहाँ दोनों ही मासेस जो हैं बहुत छोटे हैं, तो इस वजह से इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, जरा 10 की पावर माइनस 9 पे ध्यान दो, इसका मतलब ये अपॉन में 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 का मतलब 100 करोड़। ठीक है, तो जब 100 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो कितना छोटा नंबर आएगा। ठीक है, इसके अपोजिट जब हम कोई चीज को जैसे यहां से छोड़ दें तो ये चीज जो है ऑब्जेक्ट, कोई पत्थर मान लें, धरती पे गिर जाता है, तो वहां पे क्या होता है, थोड़ा डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। वहां पर हियर इट इज अर्थ और ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ा, तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो जो पत्थर का टुकड़ा हमने ड्रॉप किया है और दूसरा ऑब्जेक्ट नीचे जो हमारे पैरों के नीचे धरती है। अब दोनों चीजों में अर्थ जो है वो बहुत बहुत बड़ी है, तो इस वजह से इस पत्थर के टुकड़े पे जो फोर्स लगता है वो डिटेक्टेबल होता है और इतना लगता है कि हमें अच्छे से जो है फील भी होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटे हैं, इसलिए बहुत ही कम फोर्स लगता है। और अगर कहीं दोनों ही ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े हो, दोनों ही बड़े बड़े, जैसे कि धरती और चंद्रमा एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं, तो धरती भी बहुत बड़ी, चंद्रमा भी बहुत बड़ा, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है इतना बड़ा होता है कि वो 10 की पॉजिटिव पावर में 20 या 25 तक पहुंच जाता है, बहुत बहुत बड़ा। ठीक है ना। खैर, क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।